ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है और हम दोबारा अपने उसी प्रोग्राम के साथ अपने एक नए स्टूडेंट के साथ, एक सफल हुए स्टूडेंट के साथ जो कितनी समस्याओं का सामना करके सफलता हासिल करते हैं और वो जो टॉपर्स टॉक प्रोग्राम है उसको लेकर के हम आपके साथ आए हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और हमारे साथ में जो नए स्टूडेंट, जो नए सफल अभ्यर्थी 2022 नीट 2022 में सफल हुए हैं वो हैं और उनका नाम है चित्रांशु सिंह, फादर नेम विनोद कुमार सिंह। स्कूल में इन्होंने जो 12th की पढ़ाई करी है सिटी मॉन्टेसनरी स्कूल चौक ब्रांच से पढ़ाई किया है, चौक ब्रांच लखनऊ से पढ़ाई किया है, डिस्ट्रिक्ट इनका लखनऊ है। और लास्ट ईयर इनका जो नीट का नंबर था 562 नंबर, 562 मार्क्स था और 2022 में जो इनका नंबर है वो 635 नंबर है और ऑल इंडिया रैंक इनकी जो बन रही है 8006 रैंक बन रही है। चित्रांशु सिंह, हम चाहेंगे चित्रांशु सिंह, हम आपका ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अब चित्रांशु, आपसे मुझे बात करनी है अपने उन बच्चों के लिए जो बच्चे दूर दराज हैं, उनको आपको मैसेज देना है कि वो बच्चे कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जब आप नीट 2022 का पेपर देने गए तो आपको पेपर देख करके कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट की थी, तो बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो बाद में पता, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मेरी आदत है उनको हम गोला बना देते हैं, फिर बाद में वो अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे, फिर उसमें से 25 गोले बने हुए थे, हमने कहा भाई बायो तो बहुत टफ आई है, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा मतलब कि ब्रेक देते हैं, बाद में कर लेंगे। फिर हम केमिस्ट्री में आए, केमिस्ट्री किया तो मतलब मज़ा ही आ गई, बहुत सिंपल आई थी, थोड़ी सी टिपिकल थी लेकिन हमें लगी नहीं। केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत अच्छी थी तो केमिस्ट्री हम करने लगे और जब केमिस्ट्री के 30-35 क्वेश्चन हो गए फिर हम बायो पे आए। हमने कहा बायो कितनी भी टफ हो करनी तो पड़ेगी। हाँ, तो फिर हम आगे बढ़े भाई। तो 50 क्वेश्चन कर चुके थे, फिर जो 40 बचे थे वो भी कर लिए। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री पे आए, जो बचे हुए थे 15 क्वेश्चन वो हमने पूरे अटैम्प्ट किए और उसके बाद जो थोड़े बहुत गोले बने थे बायो के वो देखे। फिर लास्ट में फिजिक्स पे आए तो मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट करी, फिजिक्स भी बहुत सिंपल आई थी, मज़ा आ गई फिजिक्स करके, पता चल जाता है कि कैसी आई है। और फिर जो लास्ट में, एकदम लास्ट में जो बायो के टफ क्वेश्चन थे, हमने कहा तो वो फिर सारे करे, हमने सोच के आराम से किए, टाइम दिया बायो को क्योंकि टफ आई थी। तो फिर बायो मैंने पूरी अटैम्प्ट करी और लास्ट में ऐसा था कि 3 क्वेश्चन बचे हुए थे जो आ ही नहीं रहे थे एकदम। हाँ, और फिर मतलब 2-3 मिनट बचे हुए थे, पेपर होने वाला था पूरा, लेकिन हमने कहा अब कितने अटैम्प्ट कर चुके हैं, हाँ 177 अटैम्प्ट कर चुके हैं, 3 बचे हैं, तुक्का मार देते हैं। तो हमने वो तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही दिए और जब वो पेपर लेने आ रहा था इन्विजिलेटर, आखिरी गोला हमने तभी भरा और तीनों क्वेश्चन सही थे मेरे। तीनों सही थे, वरना मेरे तुक्का नहीं, मतलब कैलकुलेटेड गैस था। हाँ, अगर हम ना करते वो तो 635 में से कितने हो जाते, 620 हो जाते, कितना रैंक का अंतर आ जाता। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब पेपर आपको अटेम्प्ट करना है अपनी लास्ट मतलब मेहनत तक, मतलब लास्ट सांस तक, जितना मतलब टाइम है पूरा आप यूटिलाइज़ करिए, जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपके पास नॉलेज है उससे आप मतलब पूरा पेपर करिए तो सिलेक्शन हो ही जाता है। और सिलेक्शन अगर ना भी हो तो आपका कम से कम बेस्ट सामने आता है कि कितना हुआ है। यस, बहुत अच्छा। इन्होंने बताया कि देखिए एक कॉमन बात तो सब में आ रही, चित्रांशु ने भी बताया कि पेपर को इन्होंने भी 2 बार में किया और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनकी बात से मुझे समझ में आ रही है कि ये एक चीज़ को पेपर देखते ही समझ गए कि बायोलॉजी का पेपर टफ आया है। अगर आप पेपर देते समय ये बात समझ जाएं कि कौन सा पेपर टफ है और कौन सा पेपर इजी है तो आपकी थोड़ा घबराहट कम हो जाती है। यानी आप अगर पढ़े हैं तो आपको ये पता लग जाएगा पेपर देखते ही कि पेपर ओवरऑल कैसा है। और अगर पेपर ओवरऑल आप समझ ले गए तो फिर आप 3 घंटे फिर आराम से पेपर करते हैं। शायद आपका कहने का मतलब यही था। तो आप इतना मेहनत करिए कि जब पेपर देने जाइए तो पेपर देखते ही आप ये जान जाइए कि पेपर किस लेवल का आया है, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने जो बताई कि पेपर 2 अटेम्प्ट में इन्होंने भी किया था, 2 बार में किया था पेपर, पहले जो आता था वो किया, फिर जो टफ था उसको इन्होंने बाद में किया और किया इन्होंने पूरा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरा करते हो तो आपका 100% सामने आता है कि आपने अपना पूरा किया था और ये आपके पूरे टोटल नंबर बन रहे हैं। चित्रांशु, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग मेरे पास मैसेज भी किए और बहुत सारे मैसेज आए, उसमें एक मैसेज ये है कि पूछ रहे हैं कि सर क्या पहली
अटेम्प्ट में हुआ है या समय लगा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको कितना समय लगा और कैसे कैसे इसको आप समझाएं? ये मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट था, फिफ्थ अटैम्प्ट निकला है मेरा। पहले में मेरे मार्क्स थे 138, दूसरे में मार्क्स थे 219, तीसरे में थे 436 और चौथे में थे 573 और फिफ्थ में आए हुए हैं मेरे मार्क्स 635। तो 5 अटैम्प्ट लगे हैं, लेकिन हर अटैम्प्ट की एक अलग ही कहानी है। मैंने सीखा है कि रेगुलरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास रेगुलर करना चाहिए। और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, जब मैं तैयारी करने आया था कोई ज़्यादा बताने वाला भी नहीं था, इसीलिए हम सोचते थे कि चलो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, लेकिन उससे मेरा कोई भी कल्याण नहीं हुआ। जो करते होंगे सेल्फ स्टडी से उनका होता होगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो मैंने मतलब कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने यही जाना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्लास रेगुलर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है और इससे सिलेक्शन हो जाता है। चित्रांशु ने ये कहा और बिना किसी संकोच के बताया कि इनका 5वीं बार में सिलेक्शन हुआ और पहली बार जब इन्होंने नीट का पेपर दिया था तो इनका मात्र 138 नंबर आया था और आज इनका नंबर आया है 635। यानी आप ये सोच सकते हैं, ऐसे बच्चे जो घबराते हैं, पेपर देते हैं, जिनका नंबर कम आता है, वो ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। चित्रांशु ने कहा आपको कंटिन्यूटी रेगुलरिटी रखनी होगी और आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे। आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, इसलिए क्योंकि आपने पेशेंस रखा, आपने धैर्य रखा इतने समय तक। बहुत सारे लोग तो आपको बहुत कुछ सुनाए भी होंगे। जी सर, बहुत लोगों ने कहा कि मतलब अब इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप रहने दीजिए। मेरे घर वालों ने कहा था, मेरे अंकल ने पिछले साल कहा था, मम्मी ने कहा था कि आप मतलब कब तक अटेम्प्ट देते रहेंगे, अब नहीं होगा तुमसे, रहने दो। लेकिन मेरे उन्हें मतलब ज़िद थी, हमने उनसे ऐसे एटीट्यूड में कहा कि करेंगे तो MBBS ही, कि वो दोबारा बोल नहीं पाए। मतलब ज़िद ही मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि करना है तो भाई MBBS ही करना है, और कुछ समझ में हमको आता ही नहीं था। तो मतलब इसी में हम लगे रहे। वरना पिछले साल तो निराशा बहुत हुई थी, हमको भी हुई थी, मेरी फैमिली को भी हुई थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछले साल सिलेक्शन मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की वजह से ही रुका था। हाँ, बहुत कम, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे इसलिए रुका था। बहुत अच्छा। इन्होंने क्या कहा कि लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहते हैं, आपको अपने पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप निश्चित तौर पर सफलता की मंजिल को हासिल करते हो। इन्होंने बताया कि लोग कहते थे छोड़ दो, अब तुमसे नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने कहा हमने इस एटीट्यूड से कहा था कि मैं करूंगा तो MBBS ही करूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और आज की डेट में ये MBBS बने हैं और अच्छे कॉलेज से भी करेंगे MBBS। इनका सपना पूरा हुआ और इनकी जिद थी, इन्होंने जिद ठाना था कि होगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप कोचिंग खामखा करिए, लेकिन इनकी अपनी पर्सनल बात है, चित्रांशु जी की पर्सनल बात है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सेल्फ करने से हो जाता है, आपको रेगुलरिटी के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। इनका ऐसा कहना है, ये अपना पर्सनल कह रहे हैं, इनका पर्सनल विचार है और हम पर्सनल विचार ही आपके सामने लेकर के आए हैं। सबका अपना अपना थॉट होता है। कुछ लोग बनावटी बोलते हैं, ये बच्चा जरा सा भी बनावटी नहीं बोल रहा है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। इससे बताया कि हमें 5 अटेम्प्ट लगा और इससे बताया कि मेरे घर वाले भी मुझसे कह रहे थे कि अब आप छोड़ दो, अब मुश्किल लग रहा, नहीं हो पाएगा। और लास्ट ईयर बोल रहा है कि मुझे निराशा हुआ क्योंकि मेरे नंबर लास्ट ईयर भी 573 और या 562 के आसपास नंबर थे। तो ये इतना नंबर लाने के बाद कोई भी निराश हो सकता है, लेकिन एक जिद था, एक जुनून था कि हम लेंगे तो MBBS ही लेंगे, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो जिद और जुनून के आगे मंजिल को चल के आना पड़ा चित्रांशु के कदमों में। चित्रांशु, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके नंबर किस किस सब्जेक्ट में, कैसे कैसे, किस में ज़्यादा आ रहे हैं, आप इसको सीक्वेंस वाइज बताइए। मेरे बायोलॉजी में 83 क्वेश्चन के नंबर आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 39 के आ रहे हैं, फिजिक्स में 41 क्वेश्चन के मार्क्स आ रहे हैं। बायोलॉजी में 83, चित्रांशु के बायोलॉजी में 83 सही हो रहे हैं, केमिस्ट्री में 39 और फिजिक्स में 41 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा इस नंबर के लिए, तो आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और आपको मुझसे और एक चीज़ कहना है कि तैयारी करते समय बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखें तो जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं, ये आपसे पूछना। फालतू के आपको मटेरियल नहीं पढ़ने हैं, ट्विटर क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराती है और जो मेहनत करवाती है, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट देती है, हफ्ते में 3-4 प्रैक्टिस सेट हो ही जाते हैं, तो उसको आप लगाइए
और एनसीईआरटी तो सबको पता है, बायोलॉजी की 11वीं 12वीं की पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री की चारों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी थी। और फिज़िक्स की एनसीईआरटी से इतना होता नहीं है, इसलिए फिज़िक्स की आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी शायद आ जाएँ, लेकिन वो ज़्यादा आते नहीं हैं। और स्टडी मटेरियल के लिए इतना ही कहेंगे कि मतलब आप प्रैक्टिस रोज़ाना करिए, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, और फिज़िक्स में तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मेरा पिछले साल सिलेक्शन रुका था। अच्छा, निगेटिव लोग जो निगेटिव फ्रेंड है, निगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रहना चाहिए या पास? निगेटिव फ्रेंड से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि निगेटिव फ्रेंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वो आपको एक बात निगेटिव कह देगा, आप 1000 बात निगेटिव सोच लेंगे, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए हमेशा। दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ। बहुत सही। इन्होंने कहा दो बातें कि हमने पूछा इनसे, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, कि तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने कहा सबसे पहली बात तो यह है, फालतू के मटेरियल को नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे फेवर की बात इन्होंने इतना बोला, ज्विटर से पढ़े हैं, ज्विटर से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा ज्विटर का जो मटेरियल उसको पढ़ना चाहिए। बाकी आप जहां भी पढ़ रहे हैं मटेरियल वहां का पढ़िए, फालतू के मैटर ना पढ़िए, यानी ज्यादा ना पढ़िए। आपका कहने का मतलब यही है, बिना मतलब की चीजों को ना पढ़िए, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा हायर लेवल जो आते हैं उसी तरीके के यस सर, यस सर। आपको कहने का मतलब यही है। कोई काम की नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़े मटेरियल इतने मतलब टिपिकल, कोई बहुत सारी टिपिकल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बुक्स को पढ़ते भी हैं तो आपके पास आखिरी में इतना टाइम होता नहीं है कि आप रिवाइज़ कर पाएँ। और अगर रिवीजन सिलेक्शन नहीं, आप कितना भी पढ़ चुके हो पहले एक साल में, अगर आपने लास्ट के 2 मंथ में या 1 मंथ में रिवाइज़ नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने देखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। बहुत अच्छी बात, आप इस सबको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा अगर आप फालतू के मटेरियल पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। लास्ट के 2 मंथ रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी रिवीजन आपको सिलेक्शन कराता है, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, और जब फालतू के मटेरियल पढ़ेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। और इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री में चारों पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि वहीं से आते हैं। इन्होंने फिजिक्स के लिए कहा कि आप नोट्स पढ़ते रहिए, और अगर आपका मन करे तो आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने अपने लिए एनसीईआरटी फिजिक्स नहीं पढ़ा था। इन्होंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की चारों पढ़ी थी, और बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी पढ़ी ही पढ़ी थी। और दूसरी बात, निगेटिव फ्रेंड से दूर रहना चाहिए। क्यों? बहुत अच्छी बात कही है। वो एक निगेटिव थॉट देंगे, आप 1000 निगेटिव थॉट सोचोगे और आप अपने पाथ से भटक जाओगे, और जब भटक जाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, बहुत खराब हो जाएंगी। और चित्रांशु, मेरा आपसे और एक बात कहना है कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करते समय क्या कभी आपके मन में ऐसा आया, खुद के मन में, लोग कहते वो नहीं, क्या खुद के मन में कभी आया कि लगता है आप मुझसे नहीं हो पाएगा? जी, बहुत बार आया ऐसा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन रात में सोचते थे कि नहीं हो पाएगा, फिर अगले दिन फिर से एक नई सुबह होती तो मन में जागता था प्रेरणा कि नहीं, मतलब हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता भाई। दुनिया में मतलब बहुत सारे लोग इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 18-20 हज़ार लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, तो मेरे में ऐसी क्या कमी है? हमने पढ़ाई करी है, मेरे पास ही दिमाग है, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट वैसे ही है कि आप नेगेटिव थॉट्स, मतलब जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होगा, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव होगा। तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनेंगे। बहुत ज़रूरी है अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि इनके मन में भी कभी कभी निगेटिव बातें आती थी कि हम कैसे करेंगे, लगता नहीं हो पाएगा। फिर ये सोचते थे अगली सुबह, नई सोच, नई उमंग, नई एनर्जी कि नहीं, लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर क्या कमी है। इतने बच्चे इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी तो वही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। इस साथ आपको निगेटिव लोगों से और अपने निगेटिव विचार को हटाना ही हटाना है, और नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे अपने फेवर की पूछूंगा कि आपको ज्विटर कोचिंग नीट के कितने करीब लगती है? सर, ज्विटर कोचिंग नीट के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मतलब बच्चा करके परेशान हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पे इस लेवल के आते हैं कि जो नीट में आते हैं थोड़ा सा ऊपर ही आते हैं, कि मतलब बच्चे को आराम रहे कि अगर यहाँ पे आपके 610 या 620 आ रहे हैं तो वहाँ पे 630 640 आ जाएंगे। ऐसा मतलब नीट के बराबर ही रहता है लेवल, थोड़ा अप ही रहता है, जो सही है एकदम। हाँ, ये कह रहे हैं कि ज्विटर कोचिंग नीट के बहुत करीब है। अगर नीट के पेपर में आप
630 नंबर 640 नंबर लाते हैं तो रिटर्न में अगर आप 600 नंबर लाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर 630 640 650 नंबर आपका आएगा। और हम लोग क्वेश्चन के लेवल का ध्यान रखते हैं कि नीट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, वो ये है कि आपका रिजल्ट जब अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना हो, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट तो अभी पॉजिटिव है, मान लीजिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपके परिवार के लिए खुशी की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। जिन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाया है वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे नई शुरुआत दें, इसको आप बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने भी अपनी परिवार की नहीं सुनी थी, अपने दोस्तों की नहीं सुनी थी, और मैंने अपने अंदर टटोला कि क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि एक बार और अटैम्प्ट मैं दे सकूँ, 5th अटैम्प्ट। और अगर आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आप अपने पूरे मन से लगिए। होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन आप अगर चाहते हैं MBBS करना तो ट्राई तो एक और देना ही पड़ेगा, अगर आपके अंदर क्षमता है तो। क्षमता है तो ये कह रहे हैं आपको अपने आप को पहचानना होगा, नई शुरुआत देनी ही होगी अगर आपने सपने देखे हैं तो। जो मैं समझ पाया इनकी बातों से, ये यही कह रहे हैं आपको नई शुरुआत देनी ही होगी अगर आपके अंदर क्षमता है तो। अब आप बताइए, आपकी क्षमता पर कोई क्वेश्चन करे, क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। तो अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको नई शुरुआत देनी चाहिए, ये कह रहे हैं। क्या आपसे अगला क्वेश्चन है, क्या तैयारी के दौरान कोई सब्जेक्ट इतना अच्छा तैयार करना चाहिए कि जो लोगों से स्टूडेंट को बहुत आगे ले जाए? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट इतना मजबूत रखें कि वो दूसरों से जिससे बहुत आगे निकले। क्या ऐसा भी, इस सोच के साथ भी तैयारी करनी चाहिए? आपका एक सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप बायोलॉजी स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी NCERT की आती है। इस बार बायोलॉजी थोड़ी टफ हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी टफ आएगी। और अगली बार जैसे इस बार फिजिक्स बहुत आसान आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी आसान आएगी। केमिस्ट्री टफ आ सकती है, फिजिक्स टफ आ सकती है। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को मीडियम रखना चाहिए। ये नहीं कि एक में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, एक में बहुत कम कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले अपने आप को सिलेक्शन के लायक तो बनाइए, रैंक तो बाद में बनती है। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा सबसे पहले आप अपने आप को सिलेक्शन लायक बनाइए, रैंक तो बाद में बनती है। यानी आप हर सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए और एक सब्जेक्ट अपना बेहतर करिए जिससे आपका अच्छा हो जाए। और चित्रांशु, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो टॉपर्स टॉक हो रहा है उसमें सब अपने अपना व्यू उस पर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सारे गार्जियन भी हमसे पूछते हैं कि हमें नीट की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए कि आपके एकेडमिक्स में स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब पता चले आपके 9th-10th में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, बता चले 50% मार्क्स आ रहे हैं, 60% मार्क्स आ रहे हैं, और आपने कहा नहीं हम डॉक्टर बनेंगे। फिर आपको पहले तो इंटर तक मतलब पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे हैं एकेडमिक्स में अपने, आपके मार्क्स 90% आ रहे हैं, तो आप 9th से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर आदमी पे डिपेंड करता है कि उसकी मतलब क्या एबिलिटीज़ हैं, वो कितना कोप अप कर सकता है, कितना मैनेज कर सकता है। मतलब स्टूडेंट लाइफ भी ज़रूरी होती है। और वरना आप 9 से भी आ जाइए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप करने की क्षमता रखते हैं तो। वरना आप 11 से आ जाइए, वरना आप 12 से आ जाइए। 12th के बाद से आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। यही कहना चाहूँगा। इनका कहना है, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपने आप को पहचान लीजिए। अपने आप को पहचानने के बाद कि किस समय से आप करें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसी समय से आप करना चालू करिए। आपको अगर लगता है कि आपके एकेडमिक पढ़ाई बेहतर चल रही है तो आप 9th क्लास से ज्वाइन करिए, नहीं तो 11th क्लास से ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा एकेडमिक कुछ गड़बड़ हो सकता है तो आप 12th बाद आइए। इनका कहने का मतलब, मैं चित्रांशु से बात करके एक चीज़ मैं समझ पाया, और जो कि सबके साथ होना चाहिए, कि आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करना ही होगा। अगर आप अपनी क्षमता का आकलन नहीं करेंगे, अपने आप को कसौटी पर नहीं कसेंगे, तो आज के समय में कंपटीशन निकाल पाना तो थोड़ा कठिन काम हो जाएगा। अगर आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया तो कंपटीशन आपके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी और बहुत आसानी से आप बीट कर ले जाएंगे। चित्रांशु, क्या मैं कुछ पारिवारिक बात भी कर सकता हूं आपसे? मैं ये चाहता हूं कि आप अपने घर के गार्जियन भी थे और घर में आप रहते थे तो आपको घर के बहुत सारे काम भी करने पड़ते थे, और कैसे उसके साथ अपने आप को मैनेज करते थे?
सर घर के काम तो खैर होते ही हैं, और मैं अकेला लड़का हूँ तो काम करने पड़ते हैं, जैसे कि बिजली का बिल जमा करना पड़ता है, और भी जैसे कि बहन को कभी कभी स्कूल कॉलेज छोड़ देते, लेकिन अब हमेशा अवॉइड करते थे। फालतू के काम हमेशा हम अवॉइड करते थे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे मम्मी को बैंक ले जाना पड़ा, और बाकी बहुत सारे काम जो करने ही पड़ते हैं हमको, तो वो काम हम करते थे। लेकिन ऐसा रहा कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हमने ना कहना सीख लिया, एकदम ना कहना। जो भी काम है साफ मना, कि नहीं करना है तो बस नहीं करना है, हाँ नहीं करेंगे, और फिर वो रिज़ल्ट आ गया। हाँ, इन्होंने कहा घर के में अकेले हैं, बड़े लड़के हैं, तो घर के काम करने पड़ते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम जब आया तो लास्ट के 2 मंथ इन्होंने ना कहना सीख लिया। बेटा बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, इनसे बहुत बड़ी सीख हमें भी मिल रही है, और आप सबको भी लेना चाहिए कि जब आपका काम आपको करना है, आपको अपने आप को पहचान दिलानी है, तो कभी कभी ना कहना सीखना चाहिए। और इसलिए नहीं कि आप घूम रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप टहल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आपकी सोच बहुत बड़ी है। उस सोच को सिद्ध करने के लिए, उस सोच को पूरा करने के लिए कभी कभी ना कहना पड़ता है, लेकिन काम करना ही पड़ता है। इन्होंने काम किया भी, सिस्टर को कॉलेज छोड़ना है, कभी मम्मी को बैंक ले जाना है, कभी घर के कोई और काम है, तो इन्होंने किया। लेकिन ये कोई भी स्टूडेंट जो सिंसियर होगा वो ये जरूर करेगा, एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले किसी न किसी तरीके से रास्ता तो निकालेगा कि हमारा सामने एग्ज़ाम है, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उन्होंने वो किया। तो चित्रांशु, आप ऐसे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आपसे हैं, आप तो सफल हुए, आपको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं, और आप बधाई के पात्र भी हैं कि अपनी मेहनत से आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए, और मतलब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड से आप सोचिए कि अगर आप निकाल सकते हैं एमबीबीएस में, मतलब नीट का एग्ज़ाम, तो आप फिर से अटैम्प्ट दीजिए। और परिवार के जो लोग होते हैं वो आपकी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान सकते, वो आपको खुद को पहचाननी होगी कि आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वो। इनका कहने का मतलब यह है, क्षमता का आकलन खुद करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप निकाल ले जाएंगे तो आप ज़रूर ट्राई करिए, आप निराश ना होइए, आप नेगेटिव ना रहिए, आप पॉजिटिव रहिए। तो मेरा फिर से आपसे ये कहना है कि आप सभी लोग प्लीज़, जो मेडिकल ग्रुप से हैं या जो मेडिकल ग्रुप से नहीं हैं, जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, जिनके पास भी ये मैटर पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे वो बच्चे जो कभी कभी निराश हो जाते हैं, वो बच्चे जो किसी समस्याओं के कारण तैयारी करना छोड़ देते हैं, किसी अभाववश तैयारी करना छोड़ देते हैं, तो उनको कम से कम ये सीख मिलेगी कि अभाव, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, उसको सबको लड़ना पड़ता है, और लड़ करके ही अपने आप को बुराइयों से लड़ करके, समस्याओं से लड़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। इस वीडियो से बच्चे सीख पाएंगे, इस वीडियो से बच्चे जान पाएंगे। तो किसी गार्जियन के पास वीडियो पहुंचे वो भी इसको शेयर करें, किसी स्टूडेंट के पास पहुंचे वो भी इसको शेयर करें, किसी ऐसे लोग, किसी बिजनेसमैन के पास पहुंचे वो भी इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, आप उतना देश हित में काम कर पाएंगे, उतना पढ़ने वाले बच्चों की आप मदद कर पाएंगे। टॉपर्स टॉक इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है, और बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि हम सेलेक्ट हुए, आप जितनी बार बुलाएंगे हम आएंगे, और बच्चे आ भी रहे हैं। तो ये जब दूर तक पहुंचेगा तो बच्चों को भी लगेगा कि हम सेलेक्ट हुए, हमने कोई इंटरव्यू किया, बच्चे इसको देख रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। तो मेरा सभी से, आप सभी लोगों से अनुरोध है, और मेरा जो डिफरेंट कोचिंग चला रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, शेयर कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा ट्विटर बढ़ जाएगी, ट्विटर बढ़ जाएगी तो आप भी बढ़ जाएंगे। लखनऊ में ही है ना, अभी तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो ट्विटर के साथ ही कर लेंगे। शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने बच्चों से भी करा दीजिएगा। अगर आप शेयर कराएंगे तो आपको भी अच्छा, आपके साथ भी होगा। किसी भी अच्छे इंटरव्यू को, किसी भी अच्छे बच्चे की बात को बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम ही लोग तो एक कड़ी हैं, हम ही लोग तो एक माध्यम हैं जो बच्चों से जुड़े होकर के दूसरे बच्चों तक अच्छी बातों को पहुंचा ले जाते हैं, जिससे उन बच्चों का भी लाभ हो जाए जो कभी कभी अभाव में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, और उसके नाते उनके मन में निराशा आ जाती है। तो निराश नहीं रहना है, करना है, जीतेंगे 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 और जीतेंगे। थैंक यू।